जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेक चंद और आज हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन जो कि जनवरी मंथ की है। इस कुरुक्षेत्र मैगजीन के 2 पार्ट हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। ये इस कुरुक्षेत्र मैगजीन का तीसरा पार्ट होगा एंड इसका जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन रूरल डेवलपमेंट। तो इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का हमारे रूरल इंडिया के डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है एंड गवर्नमेंट्स की क्या क्या स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए रूरल इंडिया में एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए एंड क्या क्या सॉल्यूशंस हैं उसके। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे एंड तो आते हैं हम आर्टिकल पे। ये लिखा है डॉक्टर एच एल शर्मा जी ने एंड इसमें बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर का जो रोल है हमारे इंडियन इकोनॉमी में वो इतना ज़्यादा तो नहीं है। अगर आप जीडीपी की टर्म में देखें तो 18% के समथिंग जो एग्रीकल्चर का रोल है, लेकिन अगर हम वहीं पे अगर हम इसका एम्प्लॉयमेंट के और डिपेंडेंसी के उसके ऊपर देखें कि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी 50% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जीडीपी में अभी क्या है कम हो गया। जीडीपी में इसका जो रोल है अभी 15% से 18% के बीच में है, तो वहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल पर आते हैं तो इसमें बताया हुआ है कि 68.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड 72.4% ऑफ द वर्कफोर्स रेजाइड इन रूरल इंडिया। जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे जो गांव के जो एरियाज़ हैं उनमें क्या है हमारे जो टोटल पॉपुलेशन के 72.4% वर्कफोर्स रहते हैं एंड 68.8% क्या है कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है रूरल इंडिया में रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया के वो क्या है गाँव में ही रहते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो जो गांव के जो लोग हैं ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ हैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। हाँ जी, तो इसकी वजह से क्या है हमको क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 50% से भी ज़्यादा लोग क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर हैं। तो अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो गांव की जो स्थिति है वो बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाएगी। तो इसी के लिए इसमें पूरा बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर अगर हमारा डेवलप नहीं होता बाय द वे तो होगा क्या कि जो एग्रीकल्चर के बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे मतलब कॉटन हो गया, कॉटन इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, ये सब की सब इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाएंगी, शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गया, टी इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब की सब बंद हो जाएंगी। तो इसका क्या है एक अच्छा खासा लिंकेज है इनके साथ भी, इंडस्ट्रीज़ के साथ भी। एंड जो कुछ इंडस्ट्रीज क्या है सप्लाई करती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, तो उनमें है एग्रीकल्चर की जो सप्लाई जो करती हैं बाई ये हो गया आपका फर्टिलाइज़र्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, पावर एग्रीकल्चर मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ क्या है ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। तो इसलिए क्या है डायरेक्टली लिंक है। ऐसा नहीं है अगर मान लो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कम हो जाए इंडिया के अंदर तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो जाएंगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो इसलिए भी हमको क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर क्या क्या रोल रहा है इसके बारे में पूरा ये कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं हम इंडिपेंडेंसी से अब तक का। एंड 3.99% पर एनम के समथिंग ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम इस टेबल की तरफ देखते हैं तो इसमें क्या है सेक्टर वाइज रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड टू दी फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें इसमें क्या है ACGR जो परसेंटेज है इसके बारे में हमको मेन ध्यान देना है। तो प्राइमरी सेक्टर में इसका जो इंक्रीजमेंट जो हुआ है ये आप देख रहे होंगे 3.99%। प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर ही है। एंड जो सेकेंडरी सेक्टर है जो हमारा इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो है 6.51%। एंड जो टर्सरी सेक्टर है इसमें जो ग्रोथ देखी गई है वो 6.48% देखी गई है। एंड टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5.56% के समथिंग हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रहा है टोटल, अगर इंडिपेंडेंसी से लेके अब तक का अगर पूरा देखें तो ठीक है जी।
तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो रोल रहा है वो पहले से ही काफ़ी रहा है और अभी भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक और चार्ट है, इसको भी ध्यान से देखना है, करंट की सिचुएशन आपको बताएगा कि हमारा जो ये जो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, 2020-21 का ये है। इसमें क्या है, हमारा 18.8% अभी जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो है 18.8%। जो सेकेंडरी सेक्टर है ये वाला इंडस्ट्री वाला, उसमें है 26.9%। एंड जो सर्विसेज वाला जो सेक्टर है टर्सरी सेक्टर, इसमें हो गया हमारा 54.3% कंट्रीब्यूशन। तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इतना ज़्यादा नहीं है अभी। इंडिपेंडेंसी के टाइम पे अच्छा था, 53.7% जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी का वो एग्रीकल्चर से आता था 1950 से 51 के बीच में। उस टाइम पे क्या हमारा इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, 14.4% था। एंड सर्विसेज का था उस टाइम पे 31.9%। तो ये टर्म याद रखना है। ये बीच वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा, जो मेन चेंजेस जो देखे गए हैं उनके बारे में आपको ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लेगा, तो इसके लिए इनको क्या थोड़ा सा देख लेना है। ये हो गया होगा आपके क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। एंड ये इसमें पूरा लिखा हुआ है कि भाई जो ग्रॉस प्रोडक्शन इस तरीके से बढ़ रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी, इतना डाउन होने के बाद भी अगर मान लो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में तो ठीक है मान लिया हमने कि कम है, लेकिन क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। 50% से भी ज़्यादा लोग क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है आज भी। ठीक है, दूसरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में क्या है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या हमारी अर्निंग्स जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स है वो ठीक ठाक रहती हैं। एंड तीसरा है फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि इंडिपेंडेंसी के टाइम पे क्या हम जो एग्रीकल्चर का जितना भी फूड्स के ऊपर में क्या है दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी आ गई है कि हम क्या है एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुके हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब कोविड-19 के टाइम की बात देख लेते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ था, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी क्या है बंद हो गई थी। उनकी वजह से क्या है जो जीडीपी का जो प्रोडक्शन था बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया था, नेगेटिव में हमारी जीडीपी चली गई थी। तो उस टाइम पे भी क्या है हमारा जो एक ही सेक्टर था, जो प्राइमरी सेक्टर है जो एग्रीकल्चर का, उसी ने ही हमको क्या है एक जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया था पेंडेमिक के टाइम पे भी। तो ये भी एक बड़ा रोल रहा है। तो इसको इसलिए क्या है एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारी जो वर्क फोर्स है अभी इंडिया के अंदर वो है 313 मिलियन, जो अभी मेन वर्क फोर्स है हर एक अगर सभी को मिला के देखें, उनमें से क्या है हमारी 1.66 मिलियन, ये इतनी वर्क फोर्स क्या है एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। 56.6% अगर टोटल देखा जाए तो। ठीक है, तो 56.6% इंगेज इन दी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे वो क्या हैं एग्रीकल्चर के ही ऊपर डिपेंडेंट हैं जी, लाइवलीहुड के लिए अपना इंडिया के अंदर। ठीक है जी। एंड इसके बाद है एक सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। इसने ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कंडक्ट किया था 2018-19 के बीच में। तो इनके कुछ उन्होंने एक टेबल टाइप में बना के दिया है कि इंडस्ट्री वाइज एम्प्लॉयमेंट दे जो इंडिया के अंदर 2018-19 में वो कितना रहा है। तो आप देखोगे इसके अंदर जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा हमारा टोटल वर्कर्स का वो है 21.51 करोड़। जो लोग हैं वो क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं फ़िलहाल भी। एंड जो ये है जो अपना इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में कितने लगे हुए 15.9 करोड़ रुपए सॉरी पीपल्स जो हैं अभी भी इसके ऊपर इंगेज्ड हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि टोटल 48 जो करोड़ लोग हैं उनमें से क्या है 21.51 करोड़ जो लोग हैं वो क्या है आपके एग्रीकल्चर के ही ऊपर फ़िलहाल लगे हुए हैं। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं याद रखने लायक हैं पूरी की पूरी, कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है आज के टाइम में वर्ल्ड की टर्म में अगर देखा जाए तो हम कौन सी जगह पे खड़े हैं। तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 25% ऑफ द ग्लोबल। जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि 25% का ग्लोबल। ये किसके बारे में बता रहा है, पूरा एग्रीकल्चर का नहीं है, इसमें पल्सेज के बारे में बता रहा है। तो पल्सेज की टर्म में अगर हम देखा जाए
तो ये जो है हमारा पल्सेज हैं जो इनके बारे में बता रहा है कि इंडिया है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी ग्लोबल में ग्लोबल जो टोटल जो ट्रेड होता है उसमें 25% का हमारा ये पल्सेज में कंट्रीब्यूशन है इंडिया की तरफ से। दूसरा होता है कंज्यूमर भी लार्जेस्ट है, उसमें भी हमारा क्या है 27% ग्लोबली हम कंज्यूम करते हैं पल्सेज का। एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी है, जिससे 14% ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट भी करता है पल्सेज में इंडिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पल्सेज का। उसके बाद होता है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो इंडिया, वो किस किस में है, राइस में है, ठीक है जी, वीट में है, शुगर केन में है, कॉटन में है, ग्राउंड नट्स में है। तो इन जो चीज़ों में है क्या है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और किस किस चीज़ में है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है। ये चाइना के बाद हैं इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है जी, उसके बाद है नेक्स्ट जो चलते हैं हम, द कंट्री ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, सपोटा एंड पोमेग्रेनेट एंड ओनला एंड वेजिटेबल्स लाइक पीज एंड ओकरा। इनमें क्या हमारा फर्स्ट पोजीशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। कौन कौन सी चीज़ में, फिर से देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स के नाम है, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, सपोटा हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया एंड एनला हो गया, एंड वेजिटेबल्स लाइक पीज हो गया एंड ओकरा हो गया। इनमें क्या है हमारा फर्स्ट स्थान है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड पोजीशन है किस किस चीज़ में, कुछ सब्जियों के नाम है, ब्रिंजाल हो गया, कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, ऑनियन हो गया। इनमें हमारा इंडिया का क्या है, सेकंड स्थान है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं। जो इंडिया का जो स्थान है अभी क्या है, कंट्री हैज़ दी ऑनर टू बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ दी स्पाइसेज। जो हमारा स्पाइसेज का जो रोल है हमारा पहले से ही एंशियंट टाइम से ही क्या चल रहा है हमारा वर्ल्ड के अंदर, इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कंट्री हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर स्पाइसेज की टर्म में देखा जाए तो। ठीक है जी, एंड जो मिल्क की टर्म में भी क्या हमारा इंडिया का लार्जेस्ट पोजीशन है प्रोड्यूसर में। तो ये हो गया मिल्क की टर्म में, ये हो गया मिल्क में। ठीक है जी, तो ये है हमारा 2 डिकेड से लगातार हमारा फर्स्ट पोजीशन आ रहा है वर्ल्ड के अंदर प्रोडक्शन में, मिल्क के प्रोडक्शन में। तो अभी है 198 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है मिल्क के अंदर। एंड अगर हम पर कैपिटा अगर देखे जाए कि हमारा जो कंजप्शन मिल्क का है वो 4.7 ग्राम्स है। ठीक है, ये रहा 4.407 ग्राम्स अभी हम पर कैपिटा, एक भी अगर कोई पर्सन है वो 407 ग्राम्स से मिल्क कंज्यूम करता है इंडिया के अंदर। और अगर वर्ल्ड का जो एवरेज पर कैपिटा कंजप्शन देखें मिल्क के अंदर वो 299 ग्राम्स है, यानी कि हम वर्ल्ड से भी अच्छा खासा मतलब कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क की टर्म में। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। एंड नियरली 19% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिया। जो मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया का क्या है 19% है वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा जो नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइंग 7th पोजीशन इन दी वर्ल्ड, अगर आप सभी को जोड़ दें तो नेक्स्ट जो नेट एक्सपोर्टर बनेगा जो वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया का क्या है 7वें स्थान पर आता है। तो ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ द ट्रेड इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन नेगेटिव। अगर हम ओवरऑल देखें, अगर ट्रेड की टर्म में अगर कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी टर्म में देखा जाए तो हमारा नेगेटिव जो हमारा ट्रेड चलता है। लेकिन एग्रीकल्चर की अगर टर्म में देखें तो एग्रीकल्चर में हमारा क्या है पॉजिटिव एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको क्या रिजर्व करने में मदद करता है हमारा। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट शोड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। तो एक एक चैलेंज भी है हमारे सामने कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो वैसे तो बढ़ा है, लेकिन अगर 30 ईयर्स के अंदर देखें, अगर हम 30 ईयर्स के अंदर क्या है कि धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, टोटल में तो बढ़ा है, अगर हम इंडिपेंडेंसी से लेकर अब तक का अगर देखें तो उसमें तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, लेकिन अभी क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड इससे क्या होगा, हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स विटनेस द इंक्रीजिंग। लेकिन क्या है हमारा जो इम्पोर्ट्स है वो धीरे धीरे क्या बढ़ता जा रहा है हम सरप्लस ही फिलहाल भी, लेकिन क्या है ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे करके। लास्ट अगर 30 ईयर्स का अगर हम देखे जाए तो ये है कि हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है।
कि भाई इसको हमको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम क्या है, एक एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारा इम्पोर्ट बढ़ता चला जाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम जो पॉजिटिव चल रहे हैं वो नेगेटिव टर्म में पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, इसको याद में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट अकाउंट्स फॉर ए लिटल ऑफ ओवर 2.5% ऑफ ग्लोबल एग्री ट्रेड। जो ग्लोबल एग्री ट्रेड का हमारा जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट के जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.5% का है। एंड टोटल इट्स ओवरऑल शेयर इन टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन लेस देन 1.7%। अगर टोटल हम देखें, ये तो 2.5% तो एग्री ट्रेड में हो गया हमारा, लेकिन अगर टोटल ट्रेड में अगर सभी को मिला के देखें तो हमारा हो गया 1.7%, ये ठीक है जी। तो एग्री प्रोडक्ट्स में 2.5%, तो ये हमारे लिए क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट देख रहे हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी एक्सपोर्ट को हम बढ़ाने के लिए, मतलब क्या हम एक्सपोर्ट कम होता जा रहा धीरे धीरे, इसी चीज़ को देखते हुए क्या है कि हमने मिशन चलाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका नाम है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये रहा, ठीक है जी, MIDH। ये क्या है, एक स्कीम है लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर दी होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ दी हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए है। हॉर्टिकल्चर मतलब वही हो गया फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम वगैरह, इन सब चीज़ों को क्या है डेवलप करने के लिए क्या है, एक मिशन चलाया हुआ है इंडिया ने, तो जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है जी। तो सेवरल सेंटर्स फॉर पेरिसेबल पेरिसेबल कार्गोज एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ हैव बीन सेट अप। तो एक अपेडा नाम से आपने एक बॉडी सुनी होगी, इसका नाम है, ये रहा अपेडा। इसमें क्या होगा, एक एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, कि हम जो क्या है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या है एक एक्सपोर्ट की कंडीशन में लाने के लिए, मतलब उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या पोस्ट हार्वेस्ट जो हैंडलिंग की जाए किस तरीके से उनकी, ठीक है, और उनको किस तरीके से कार्गोज में मतलब भेजा जाए, तो इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है अपेडा, और ये भी क्या हमारा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही है, ठीक है जी। तो इसका याद रखना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारी 2 स्कीम्स होगी, एक हो गया अपेडा, एक हो गया MIDH, ठीक है। तो चैलेंजेस देख लेते हैं। जो एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी है, इनएजुकेट कैपिटल इनफ्लो है, एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एंड ऑपरेशनल गैप्स है। होता क्या है कि हमारी जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन इंडिया की वो क्या है कम पढ़ी लिखी है, जो एग्रीकल्चर में काम कर रही है, तो वो क्या है इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं और अवेयर नहीं होते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो वो क्या है एक ऑपरेशनल गैप बन जाता है। एंड इनएजुकेट कैपिटल इनफ्लो है, हमको क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं मिल पाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये भी एक चैलेंज है। एंड रीजनली बाइड एंड रिसोर्स इंटेंसिव, होता क्या है कि एक जगह पे तो आप देख पाओगे कि काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि आप ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में देखा होगा कि आपका नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है पूरा का पूरा अच्छे से डेवलप हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन वहीं आप देखो कि साउथ इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हमारा क्या है इस सेक्टर में क्या है रीजनली बाइज्ड है हम, ठीक है, तो इसको भी हमको कम करना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये पैटर्न्स है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंडिया। मैंने जो अभी बताया था वही चीज़ है कि हमारा जो ट्रेड है एक्सपोर्ट का वो भी बढ़ रहा है। ये हमारा ब्लू जो कलर की जो लाइन जा रही है वो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ता जा रहा है। एंड जो इम्पोर्ट का जो ट्रेंड है वो भी क्या है बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। तो अभी क्या है ये जो सब चीज़ें अभी देख रहे हो आपकी, यहाँ का जो गैप है ये काफ़ी अच्छा खासा है, तो ये हमारे लिए क्या है अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो अच्छा ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। एंड स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज, हमारे इंडिया के अंदर क्या है अभी, अब पंजाब एंड हरियाणा साइड में जाके देखोगे तो वहाँ पे क्या पूरा का पूरा पानी का यूटिलाइज किया जाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। तो ये क्या है कि जो वाटर लेवल है जो ज़मीन का वो क्या नीचे जाता जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है, चैलेंज है, तो इसको भी हमको देखना चाहिए। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, अब होता क्या है दिल्ली में जब दीपावली के टाइम पे क्या होता है कि जो धान की जो खेती होती है उसका जो क्रॉप रेजिड्यू जो बचता है उसको जला देते हैं लोग।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली के अंदर। तो ये एक बड़ा इशू है, तो इसको भी हमको क्या है, एक बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो इसका भी कुछ ना कुछ हमको सॉल्यूशन देखना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। ठीक है जी। सारी स्कीम्स हैं, स्कीम्स के बारे में पूरा बताया हुआ है। शुरू में होता है सॉयल हेल्थ कार्ड। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सॉयल हेल्थ कार्ड। तो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर क्या करेंगे लोग, गवर्नमेंट है जो, वो क्या है, जो फार्मर्स के खेतों से क्या है सॉइल्स उठा के लाएगी, उनका लेबोरेटरी में चेकअप करेगी, उसके बाद उनको बताएगी फार्मर्स को कि भाई इस सॉइल के अंदर आप ये जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है एंड इस तरीके के फर्टिलाइजर्स आप यूज करो, तो उससे क्या होगी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो 2015 में चलाई थी स्कीम्स, एंड ये इसमें है मेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंटली नेट इरीगेटेड एरिया इन द कंट्री इज 68.38 मिलियन हेक्टेयर्स। जो इरीगेशन का जो एरिया है इंडिया के अंदर वो क्या है, 48% है ऑफ द नेट सोन एरिया। अगर आप देखा जाए कि अगर टोटल सोन एरिया है जो इंडिया के अंदर, उसमें से सिर्फ 48%, यानी कि 50% से भी कम एरिया ऐसा है जहाँ पे हम क्या है इरीगेशन से काम कर रहे हैं और अच्छी खासी खेती कर रहे हैं। जो बचा हुआ 50% से भी ज़्यादा एरिया है वहाँ पे क्या है, हम इरिगेशन यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो उस गैप को कम करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई थी गवर्नमेंट, 2015 में ही लाई थी ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है जी। तो इसका जो मोटो था वो था हर खेत को पानी। ठीक है। तो इसका ये मोटो याद रखना है। एंड इसका एम जो था एक्सपेंशन ऑफ नॉट इरीगेटेड एरिया, जो इरीगेशन जहाँ पे नहीं हो रही थी उसको बढ़ाना है। एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का जो वेस्टेज हो रहा था उसको कम करना है। एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के यूज में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम्स वगैरह ये सब चीज़ का यूटिलाइज करना है, ताकि हम क्या है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें और उसको बचा सकें। ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इसमें कंसेप्ट था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो कंसेप्ट था, ये रहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो। एंड इन द यूनियन बजट 2021-22 में इसमें क्या है, 4,000 करोड़ वर एलोकेटेड टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करने के लिए कितना 4,000 का जो फंड एलोकेट किया है इस स्कीम को लागू करने के लिए अभी। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो स्कीम आती है वो आती है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये जो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इंडिया के अंदर क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने के लिए ये योजना लाई गई थी, 2015 के अंडर में लाई गई थी। एंड इसका जो एम था वो यही है, इसका जो मतलब जो स्कीम है इसमें क्या किया गया था, 50 फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था कि भाई 50 कम से कम फार्मर्स होने चाहिए, और सारी जो ज़मीन होनी चाहिए उसकी 50 एकर्स के लगभग होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी 20,000 रुपये देगी सभी को, सभी हर एक फार्मर को। इससे होगा क्या कि जो जो है कि हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे कि जो फर्टिलाइज़र्स का सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं अभी हम नेचुरल आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स का, उनको हम कम से कम कर सकें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से जो परंपरागत जो पहले जो यूज करते थे लोग उसी हिसाब से हम फार्मिंग करेंगे तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती कर सकते हैं और उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तो ये स्कीम थी टोटली। एक है जी हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये 2016 की जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एंड इस स्कीम के अंदर क्या किया गया था कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए होता क्या था कि मान लो कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती थी इंडिया के अंदर, ये सब चलता ही रहता है, कोई भी साइक्लोन आ रहा है कभी, ठीक है जी, फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहा है। तो ये इसका जो रिस्क है वो लगातार लगा रहता था इंडिया के अंदर। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के। एंड इससे हुआ क्या था कि जो एलिजिबल जो फार्मर्स थे उनको क्या कंपनसेशन मिल जाता था, एंड उससे क्या है कि उनको लॉस्ट नहीं हो पाता था। तो होता क्या है कि पहले क्या होता था, मान लो सूखा पड़ गया किसी जगह पे और कोई ये इस टाइप की कोई योजना थी नहीं बीमा योजना, तो जो फार्मर्स का क्या है बहुत ज़्यादा लॉस होता था। वो किसी कहीं ना कहीं से लैंडलॉर्ड से या कहीं ना कहीं से क्या लेता था, लोन ले लेता था वो, और जो डेट ट्रैप में फंस जाता था। तो उसकी वजह से क्या है वो प्रोडक्शन उसका डे बाई डे कम ही होता चला जाता था।
तो ये एक इशू था, तो इसी को टैकल करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी 2016 के अंडर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। एंड ये हो गया। एक और है SMAM, समाम जो स्कीम है, इसके अंदर क्या है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ये 2014-15 में स्कीम लाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लाई गई है स्कीम। इसके अंदर क्या था कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, कि लोग क्या है, छोटे छोटे फार्मर्स जो थे इंडिया के अंदर, वो क्या है, मतलब ट्रैक्टर्स और ये सब चीज़ का यूज नहीं करते हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, एंड स्टेक होल्डर्स के मतलब डेमोस्ट्रेशन दिए गए उनको, कि भाई इस तरीके से आप ट्रैक्टर का यूज़ करके क्या है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ये स्कीम के में बताया गया है। एंड एक स्कीम और है, ये है जी आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये तो अभी लेटेस्ट की स्कीम है, 2019 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। इसमें क्या है कि हर एक जो किसान है जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि 5 एकड़ से कम है, 2.5 हेक्टेयर में क्या होता है, 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर होता है। तो जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, उनको क्या है कि 6,000 रुपये हर साल दिया जाएगा, ताकि जो एक्सपेंसेज है जो फार्म प्रोडक्शन में, उनको वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है जी, तो ये स्कीम है। एंड जो 6,000 जो पैसे दिए जाएंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, 2,000 दो हज़ार करके, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे ये पैसे। एक हो गया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021-2025। तो ये जो मिशन है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है जो, इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो डिजिटल एग्रीकल्चर है उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस किया जाएगा। उसमें क्या है, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो रोबोटिक्स, ये सब चीज़ों के डिवाइसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम के अंदर है सब कुछ। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक और स्कीम है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। इसके अंदर क्या है, 2019 में ये स्कीम लाई गई है। इसमें क्या है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बेसिकली जो एग्रीकल्चर के अंदर हम एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं हम, तो उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग कर सकते हो आप अपने ब्रांड की। जैसे मान लो कोई वीट की जो प्रोडक्टिविटी हुई, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो उसी के लिए मेन फोकस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, एक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी दिया गया है, ये 2021 में ही दिया गया है। PLI स्कीम है। PLI स्कीम्स के अंदर क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो इंडियन जो एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये PLI स्कीम लाई गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लो जो भी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनको क्या है टैक्सेज वगैरह से छूट दे दी जाती है, ताकि वो क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो यही सब कुछ बताया हुआ है इसमें। तो ये जो स्कीम लाई गई थी वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के उसमें लाई गई थी अंडर में, तो इसका भी ध्यान रखना है। एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स में अभी हम देखेंगे कि आपने देख ही लिया है कि इंडियन एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर। वैसे देखने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका, ठीक है, GDP के अंदर हमारा कम रोल रहा है, लेकिन क्या है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा रोल है एग्रीकल्चर का। एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। एंड आपका फूड सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये इनकी वजह से क्या है, हमको एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए हमको। वैरायटी ऑफ सीड्स का यूटिलाइज करना चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज जो करते ही हैं हम। एंड एक और है अर्जेंट नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इरीगेशन। तो इरीगेशन का जो एरिया हमने देखा था कि 50% से भी कम एरिया को हम क्या अभी इरीगेट कर रहे हैं, तो उसको भी हमको बढ़ाना चाहिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो मैंने अभी डिस्कस की थी उसके थ्रू। एंड कुछ और भी मेथड्स होते हैं सिंचाई के, उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे कि स्प्रिंकलर मेथड हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। तो ये जो ज़्यादातर जो मेथड्स हैं इजराइल और ये USA वगैरह, ये बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इजराइल के अंदर बेसिकली, इजराइल के अंदर क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर भी वो क्या करते हैं, खेती करते हैं स्प्रिंकल मेथड में, ड्रिप इरीगेशन में, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इनकी वजह मदद से क्या है,
आपको पता नहीं होगा, इजराइल के अंदर क्या है 86% जो वाटर है वो रीयूज किया जाता है। यानी कि आप वाटर को वेस्ट मतलब कितना हुआ, सिर्फ 14% वेस्ट होता है वहाँ पे वाटर का। ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उसका रीयूज कर लिया जाता है कि उसको फिर से मतलब क्लीन करके उसको रीयूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, तभी हम क्या है कि जो इसके चैलेंजेस हैं उनको कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है वाटर लेवल डे बाई डे कम होता जा रहा है, तो एक दिन हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा आएगा कि हमारे पास क्या है पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। और ऐसा तो आप देख भी रहे होंगे, बेंगलोर वगैरह जो बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, उनके अंदर पानी की कितनी कमी रहती है। तो इसको हमको ध्यान में रखना ही चाहिए। एंड द फोकस ऑफ अटेंशन शुड बी ऑन प्रमोटिंग एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो गांव के अंदर ही लगाई जाती हैं। उनमें क्या होगा, नॉन फार्मिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो अभी अभी खेतों में काम नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड रहेंगे उस टाइम पे गांव के अंदर, वो लोग काम कर सकेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो उनकी जो फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। उससे वो अपना एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि वो क्या है जो सॉइल के ऊपर या तो मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे, ट्रैक्टर वगैरह खरीदेंगे, ये सब चीज़ों की मदद से और ज़्यादा प्रोडक्टिव बढ़ेगी। ठीक है जी, तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। एंड क्रिएटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड फोस्टरिंग इनोवेशन इंस्पायरिंग ऑफ द रूरल यूथ। जो रूरल यूथ हैं आजकल क्या पढ़े लिखे लोग भी क्या खेती कर रहे हैं, तो उनमें क्या एक साइंटिफिक टेम्पर हमको डेवलप करना चाहिए कि भाई आप एक नए मेथड से खेती करो, ताकि क्या है डेवलपमेंट को हम बढ़ा सकें। ठीक है, एंड प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी थ्रू मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो मार्केट के नए नए जो टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनका भी हमको क्या यूटिलाइज करना चाहिए। एंड मार्केट का इन्फॉर्मेशन भी उनको देते रहना चाहिए कि भाई अभी मार्केट में कौन सा सीड चल रहा है, कौन सा सीड से क्या प्रोडक्टिविटी है, ये सब चीज़ के बारे में अगर मान लो किसान को पता होगा तो वो क्या अच्छे से अच्छा जो सीड है, हाई यील्डिंग जो वेराइटीज़ है उनको खेत में बोएगा, और जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ थी। ये आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।